नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता, अपवर्तन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन बाय एनी स्फेरिकल सर्फेस। हम लोगों ने देखा था कि अगर हम किसी रेयर मीडियम में खड़े होके, यानी कि विरल माध्यम में खड़े होके सघन माध्यम में स्थित कोई वस्तु देखते हैं, कोई डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उसका जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो थोड़ा ऊपर उभरा हुआ दिखाई देता है। जैसे हम लोग देखे थे कि मान लीजिए कि ये द्रव है, ठीक, ये इसका तल है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो जब प्रकाश की लाइट सीधे जाती है तो वो तो सीधे निकल जाती है, लेकिन जो लाइट कुछ कोण पर जाती है वो बाद में परावर्तन के बाद अभिलंब से और दूर भागती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका इमेज यहाँ बनता है। ये अगर वास्तविक गहराई है डी, तो ये हमारा हो गया आभासी गहराई, डी अपेरेंट। और आभासी गहराई की वैल्यू का फॉर्मूला था डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या रेयर मीडियम, ठीक है, डी बाई म्यू ए म्यू एम, या 1 म्यू 2, इसको 2 लिखे थे, इसको 1 लिखे, ठीक। अब देखिए ये एक फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ था वो यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी ये इतनी दूरी क्या है, शिफ्ट है, ये क्या है, शिफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डेल्टा डी इज इक्वल टू डी माइनस डी अपेरेंट, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लीजिए दो परतें हो तो दो परतों के लिए फॉर्मूला कैसे निकाले थे, डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी वन बाई म्यू वन प्लस डी टू बाई म्यू टू। डी अपेरेंट का फॉर्मूला था डी वन बाई म्यू वन प्लस डी टू बाई म्यू टू। अगर कब, अगर दो सरफेसेस हो, दो तल हो, जैसे एक और दो लिक्विड के 2-3 परतें हो, तो उस केस में ऐसा फॉर्मूला था। कल शायद लास्ट क्लास में, लास्ट टाइम के कुछ मिनट्स में जो हमने ग्लास स्लैब किया था, यानी कि बर्फ की सिल्ली या किसी चीज की सिल्ली या ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन वाले वीडियो में, उस ड्यूरेशन में ऑडियो शायद मिस था, ठीक है, वो ध्यान नहीं दे पाए हम, तो आज हम उसको रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्लास स्लैब समझ लेते हैं थोड़ा सा। ग्लास स्लैब, इसको गुटका या सिल्ली के नाम से जानेंगे, जैसे बर्फ की सिल्ली आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है। स्लैब में क्या होता है, स्लैब में उसके दो पैरेलल अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, मतलब जो रिफ्रैक्टिंग साइड्स हैं वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मान लीजिए ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब पे कोई एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक, कोई एक रे ऑफ लाइट आई किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, मान लीजिए रे ऑफ लाइट आई, तो ये वाला पॉइंट आपका नॉर्मल हो गया, ठीक। रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर इंसिडेंस भी है, लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ठीक। अब इस सरफेस पे अगेन हमारे पास एक नॉर्मल है, ठीक है, और यहां से लाइट रिफ्रैक्ट होके फिर डेंसर से रेयर जा रही है, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पाया गया जाता है कि लाइट में अगर कुछ ना होता तो ये सीधे जाती, यानी अगर स्लैब ना होता तो ये यहाँ से सीधे ट्रेवल करती, और स्लैब होने की वजह से लाइट अपने पाथ से शिफ्ट हो गई है, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, बल्कि क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया, यानी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, उसमें शिफ्ट आ गया। तो शिफ्ट कितना हुआ अगर वो पता करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इस चीज को आगे बढ़ा देते हैं यहाँ तक, ठीक, यहाँ
अब इसका नाम रख देते हैं इस पॉइंट का ए, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी, इसका नाम रख देते हैं डी। शिफ्ट कितना हुआ पता करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर शिफ्ट पता करना है तो हमको सी से इस पैरेलल लाइन पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और वही परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा यही हमारा शिफ्ट है। इसका नाम रख देते हैं मान लीजिए एम। ठीक है, तो ए से बी, ए से लाइट ऐसे आई सी पर, सी से फिर रिफ्लेक्ट होकर चली गई। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। इस वाले सरफेस पर जो एंगल है उसको मान लेते हैं R1, यहाँ पे जो सरफेस पे एंगल है ये हो गया R2 और ये हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया E। क्योंकि ये लाइट और ये लाइट आपस में पैरेलल है तो I और E आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। प्रूफ किया जा सकता है कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये ग्लास है और ये है एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन I बाई साइन R1। किससे आया? स्नेल्स लॉ से। ठीक है, जब सेकंड सरफेस पे रिफ्लेक्शन किए तो सेकंड सरफेस पे लाइट फर्स्ट मीडियम यानी ग्लास से रेयर मीडियम यानी एयर में ट्रेवल कर रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी R2, यहाँ है R2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन यानी E। ठीक, ये भी हो गया कहां से? स्नेल्स लॉ से। मतलब कि फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस दोनों पर हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। जब स्नेल्स लॉ लगाया तो क्या होता है? ये नॉर्मल है, ये वाली लाइन भी नॉर्मल है, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल होंगे। तो R1 और R2 बराबर होंगे यानी एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल R2। कैसे? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट यानी अंत एकांतर कोण कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए म्यू जी और म्यू जी म्यू ए में क्या रिलेशन होता है? तो जी म्यू ए इज इक्वल टू 1 बाई ए म्यू जी होता है। इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे? एक रेसिप्रोकल लेकर के, यानी साइन R2 बाई साइन E इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल साइन R1 बाई साइन I। अगर ऐसा है और R1 और R2 इक्वल हैं तो साइन R2 और साइन R1 कैंसिल, साइन E इक्वल टू साइन I, सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल I। इससे पता चलता है कि लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, यानी उसका लाइट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है बल्कि सिर्फ शिफ्ट हुआ है। तो अगर शिफ्ट निकालना है तो वो शिफ्ट किसके बराबर है? शिफ्ट बराबर है CM के। शिफ्ट बराबर है CM के, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। CM है कहाँ? यहाँ है। ठीक, CM में CM और D एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल M पर राइट एंगल है, CD उसका हाइपोटेन्यूस होगा और CM उसका परपेंडिकुलर या बेस को एक साइड होगी। सिंपल सी बात है, अगर CM निकालना चाह रहे हैं तो हमको CD पता चल जाए तो निकाल सकते हैं। कैसे? अगर ये एंगल E है तो ये वाला एंगल 90 माइनस E होगा, अगर ये वाला 90 माइनस E होगा तो ये वाला एंगल E होगा। ये E है तो ये 90 माइनस E होगा, अगर ये 90 माइनस E है तो ये E होगा। ठीक है, क्लियर है? और अगर ये एंगल E है तो हमको अगर CM निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस और यहाँ एंगल है तो ये हो गया बेस, यानी cos E could be written as perpendicular base यानी CM divided by hypotenuse यानी CD। So CM is equals to nothing but CD का cos E। cos E और I बराबर है तो E की जगह क्या रख सकते हैं? अब अगर किसी तरीके से CD पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। CD निकाल सकते हैं BD माइनस BC से, BD माइनस BC से। अब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। बोर्ड आपसे सवाल पूछेगा, प्रूव दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्लेट। किसी सिल्ली से, किसी ग्लास के स्लैब से अपवर्तन होते समय आपतन कोण और निर्गमन कोण आपस में बराबर होते हैं, इसे सिद्ध करिए। तो सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, सीएम निकालना है, यानी कि सीडी निकालना है। सीडी निकालने लेंगे तो सीएम पता चल जाएगा। अब अगर चेक करें तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये एंगल है R1, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये हो गया ये हो गया एंगल, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। tan R1 निकाल सकते हैं, यानी इन ट्रायंगल ABC tan R1 is equals to BC by AB. So BC equals to AB tan R1, ठीक है, इक्वेशन 1। इसी तरीके से ट्रायंगल है ABD, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में tan एंगल क्या है, देखिए ये वाला नॉर्मल है, ये स्ट्रेट लाइन सीधे जा रही है, तो यहाँ अगर एंगल आई है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये आई है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये होगा आई। तो tan I इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज BD एंड बेस इज AB। सो अगेन BD इक्वल्स टू आ गया AB tan I, इक्वेशन नंबर 2। BD में से BC घटाएं, BD में से BC घटाएं तो क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। तो CD इक्वल्स टू BD माइनस BC, यानी AB कॉमन हो गया, tan I माइनस tan R1, tan I माइनस tan R1, ठीक। और CM निकालना था तो CM इक्वल्स टू CD cos I था ही, ठीक है। तो अगर हम CD का cos I लिख ले तो हमारा CM निकल जाएगा। इतने का स्क्रीनशॉट लिए, क्लियर। पहले छोटे ट्रायंगल में से BC निकाल लिया, फिर बड़े ट्रायंगल में से CD BD निकाल लिया, दोनों में से घटा देंगे CD आ जाएगा। CD का cos थीटा कंपोनेंट ये हो जाएगा CM। तो ये हमारा CD है AB tan I। तो CM इक्वल्स टू CD cos I, CD इक्वल्स टू AB tan I माइनस tan R1 इंटू cos I। AB tan I को लिख सकते हैं sin I बाई cos I माइनस sin R1 बाई cos, सॉरी sin, हाँ ठीक है, cos I sin R1 बाई cos R1 इंटू cos I, ठीक है, क्लियर। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, cos I और ये cos I कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे एक बार लिख दे रहे हैं, cos I cos R1 इज इक्वल इंटू, देखिए इसका मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ sin I इंटू cos R1 माइनस इसमें इसका मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया cos I इंटू sin R1 इंटू cos I। cos I कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ AB। अब देखिए sin I cos R1 माइनस cos I sin R1, यानी sin A cos B माइनस cos A sin B, sin A cos B माइनस cos A sin B। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है sin A माइनस B का कितना, sin A cos B माइनस cos A sin B।
ठीक है, तो हम वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ। cos i कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा cos r1 और ऊपर बचा sin a cos b माइनस cos, तो a की जगह हो गया i और b की जगह हो गया r1, तो sin i माइनस r1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, लेटरल शिफ्ट का। अगर हम लेटरल शिफ्ट को d लिखते हैं और ए बी इसकी मोटाई है जिसको हम t लिखें, थिकनेस, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया t साइन i माइनस r1 डिवाइडेड बाई cos r1। ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। इस साल के जेईई मेंस के क्वेश्चन पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूला बेस्ड। अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया। ये था आपका ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो इस साल के जेईई मेंस के पेपर में आया था, थोड़ा देखिए इसको। व्हाट इज द लेटरल शिफ्ट ऑफ ए रे डिफ्रैक्टेड थ्रू ए पैरेलल साइडेड स्लैब ऑफ थिकनेस h। थिकनेस कितना दिया है, h दिया है। पैरेलल स्लाइडेड स्लैब का, यानी कि वही पैरेलल स्लैब, वो स्लैब है। इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है i एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है r इन ग्लास स्लैब इफ द ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड इन एयर मीडियम। किसमें रखा है, एयर में। आपसे क्वेश्चन करा व्हाट इज लेटरल शिफ्ट, तो सेम अभी पीछे पर क्या है, जस्ट थिकनेस का लेटरल शिफ्ट को लिख रहे थे। डी से डी का फॉर्मूला हो गया टी साइन आई माइनस r1 डिवाइडेड बाई cos r1। हमारा t की जगह थिकनेस कितना दिया है, h, साइन आई ही दिया है और रिफ्रैक्शन का एंगल दिया है r, बाई cos r। फॉर्मूला हो गया बस। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे आपको फॉर्मूला ही डिराइव करना है इस तरीके से। तो अगर हमको फॉर्मूले याद हो तो हमको डिराइवेशन से बच जाएंगे, हम तुरंत आंसर लेके आ जाएंगे। क्लियर है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2025 के 29 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है, में से आया है। क्वेश्चन पेपर में था, कह रहा है टू लाइट बीम्स फॉल ऑन ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल ब्लॉक at point 1 and point 2, point 1 and point 2 with angle theta 1 and theta 2 respectively as shown in figure. After refraction the beams intersect at point 3, यानी ये लाइट और ये लाइट आ रही है और जहां आ रही है 3 पर, which is exactly on the interface at other end of the block. Given the distance between the points 1 and 2, 1 और 2 के बीच का जो दूरी है d दिया है वो है 4√3 सेंटीमीटर, और theta 1 equals to theta 2 equals to cos inverse n2 by 2n1, where I refractive index of block n2, यानी कि ब्लॉक का अपवर्तनांक n2 और ज्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड मीडियम n1, यानी ऊपर n1 है और नीचे ये मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2 है, और ये है n1 बाहर का। क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, थिकनेस ऑफ द ब्लॉक। ये लाइट थीटा 1 ये थीटा 2, अगर ये दोनों एंगल सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि लिखा हुआ है थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। अगर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू cos इनवर्स n2 बाई n1 है, तो cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा n2 बाई 2n1, ठीक है। अब देखिए अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लगाएं तो सिंपल सी बात है, हमारा ये हो जाएगा नॉर्मल और ऐसे यहां भी हो जाएगा नॉर्मल। तो टोटल डिस्टेंस डी के बीचों बीच होगा 3, क्यों, क्योंकि इधर और इधर सब कुछ इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो जो लाइट आएगी वो यहाँ आएगी और जो लाइट यहाँ से आएगी वो भी इधर आएगी। क्यों, लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। तो इतना हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मान लेते हैं आर। तो ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया वाला हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। टोटल डिस्टेंस डी था तो ये हो गया हमारा डी बाई 2
और यहां से यहां तक की साइड निकालनी है, तो मान लीजिए थिकनेस है टी। हमको क्या करना है, हमको थिकनेस टी निकालना है। हमें दिया है θ1 और θ2, उनका रिलेशन दिया है। तो θ1 और θ2 की वैल्यू cos इनवर्स n2/2n1 था, तो cos θ1 इक्वल टू आ गया n2/2n1। अगर cos θ1 पर आ गया तो सिंपल सी बात है, I क्या होगा, I होगा 90 डिग्री माइनस θ1। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 डिग्री माइनस I1। अगर 90 डिग्री तो स्नेल्स लॉ लगा लें, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी 1 n2, और इसकी वैल्यू होती है n2/n1। साइन बाई साइन I की जगह कितना रखें, 90 डिग्री माइनस θ1 डिवाइडेड बाई साइन R इक्वल टू आया n2/n1। यहां तक क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर हो पाई। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस θ1 क्या होता है, cos θ1। क्यों, जब भी 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बदल जाता है cos में, और उसका सिंबल आएगा कि ये वैल्यू पहले से एग्जिस्टिंग वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकेंड में। तो ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इनफैक्ट सारे पॉजिटिव होते हैं। तो cos θ1, तो ये हो गया cos θ1 बाई साइन R1, साइन R इज इक्वल टू n2/n1। पर cos θ1 की वैल्यू तो n2/2n1 है, तो cos θ1 की वैल्यू रख दिए n2/2n1। ठीक, ये साइन R उधर भेज दिए, तो हो गया n2/n1 इंटू साइन R। n1 कट गया, साइन R इक्वल टू आया 1/2। अगर साइन R 1/2 है तो R की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। R की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 साइन कहाँ रहेगा, 30 डिग्री, यानी ये एंगल है 30 डिग्री। अब अगर ये एंगल पता चल गया तो ये एंगल पर ये चीज पता है, टोटल निकाल लेंगे खट से। ठीक है, चलिए देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं क्वेश्चन मिटा दूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं क्वेश्चन मिटा दूंगा। ठीक है, यहां तक हो गया हमारे पास, R आ गया, R 30 डिग्री है। अब आगे देखिए कैसे करेंगे। अगर R 30 डिग्री है तो ये ट्रायंगल है, ऊपर से यहाँ यहाँ और ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अगर हम ले लें tan 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये, d/2 डिवाइडेड बाय थिकनेस t। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, d/2, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी दिया है, d की वैल्यू दिया है 4√3, तो d की वैल्यू 4√3/2 इंटू टी, टी इधर भेज दिए, तो t इक्वल्स टू 4√3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, हो गया 3√3√3 3, 4/2 इज 2, 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर। तो t इक्वल्स टू कितना आया, 6 सेंटीमीटर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो हम t की वैल्यू कितना रखेंगे, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है जेई मेंस का, आज का लास्ट क्वेश्चन हम इस सीरीज का कर रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा प्रिज्म देखेंगे आज, उसके बाद बाकी कल क्लास करेंगे उसको। जेई मेंस का 2025 का 7 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, 7 अप्रैल शिफ्ट 1 यानी अप्रैल शिफ्ट का सेकेंड सेशन का। ए कंटेनर कंटेन्स अ लिक्विड विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.2 अप टू ए हाइट ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक कंटेनर है जिसमें 60 सेंटीमीटर की हाइट तक एक लिक्विड भरा हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक 1.2 है, एंड अनदर लिक्विड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.6 इज एडेड टू ए हाइट ऑफ h अबव फर्स्ट। पहले लिक्विड के ऊपर 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक एक दूसरा क्या रखे, लिक्विड रखे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकेंड वाले का 1.6। इफ व्यूड फ्रॉम अबव, जब ऊपर से देख रहे हैं, द अपरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ बॉटम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का बॉटम आपको पता है कि जब हम ऊपर से देखते हैं हवा से, तो लिक्विड के अंदर कंटेनर का बॉटम कैसा दिखता है, उभरा हुआ हिस्सा दिखता है। कल मैंने आपको डिस्कस किया था।
फॉर्मूला उसका याद हुआ, आज सुबह भी बताए हैं, इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे तो उसी वही बताते। इस 40 सेंटी द वैल्यू ऑफ एच पूछा है, कह रहा था टू लिक्विड्स आर इमिसिबल, ऑब्वियसली लिक्विड्स इमिसिबल होंगे, नहीं तो मिल जाएंगे। कैसा फिगर बन रहा होगा, मान लीजिए कि ये बॉटम है, बॉटम से कुछ हाइट तक एक लिक्विड भर दिए, कितने हाइट तक भरे, 60 सेंटीमीटर, तो हम इसको मान लेते हैं D1, D1 कितना है 60 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और इसकी वैल्यू है 1.2। एक उसके बाद इसके ऊपर तक एक और मीडियम भर दिया, एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक कोई और मटेरियल रख दिए, लिक्विड रख दिए, उसकी हाइट दिया है H और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.6, तो ये हो गया हमारा D2 और ये हो गया हमारा N2। ठीक, अब होगा क्या, यहां बॉटम से आने वाली रे ऑफ लाइट सीधे जाएगी तो सीधे चलती चली जाएगी, लेकिन जब सेकेंड मीडियम इसमें आएगी तो लाइट ध्यान से देखिए, रेयरर मीडियम टू डेंसर जा रही है, 1.2 से 1.6 जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होगा, सीधे जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे, क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, झुक गया, और फिर सेकेंड सरफेस पे नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, क्यों, क्योंकि रेयर डेंसर से रेयर जाएगा, तो इसका जो इमेज दिखेगा वो कुछ इस तरीके यहाँ कहीं कहीं दिखेगा। अब कह रहा है ये जो शिफ्ट है वो 40 सेंटीमीटर, यानी थोड़ा और अंदर ले जाए, लगभग ये शिफ्ट यहाँ दिखेगा, ये जो शिफ्ट है वो कितने सेंटीमीटर का है, 40 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। ठीक, हम लोग जानते हैं कि डी अपेरेंट का फॉर्मूला होता है D1/N1 प्लस D2/N2, डी अपेरेंट का फॉर्मूला D1/N1/D2/N2, कल भी कराए थे, आज की क्लास में भी स्टार्टिंग में यही चीज बताया पहले। सो डी अपेरेंट आपको पता है, ठीक, कह रहा है अपेरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ द बॉटम और इज 40, शिफ्ट दिया है, तो शिफ्ट कैसे निकालते हैं, शिफ्ट निकालते हैं डेल्टा डी से, कैसे, टोटल डी माइनस डी अपेरेंट, तो डी कॉमन हो जाएगा यहाँ 1 माइनस 1/N1, ये 1/1 डी ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि डी भी तो नहीं पता, तो डेल्टा डी इक्वल्स टू हो गया डी, डी की जगह क्या हो गया, D1 प्लस D2 माइनस ये डी अपेरेंट यानी D1/N1 प्लस D2/N2, पूरा कंप्लीट, यानी टोटल डी माइनस टोटल डी अपेरेंट। इसको शिफ्ट कर दीजिए, इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो डेल्टा डी हमारा दिया है 40 सेंटीमीटर, D1 दिया है हमारा 60 सेंटीमीटर, D2 निकालना है H, तो माइनस D1 की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 प्लस D2 H है वही निकालना है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, क्लियर, मैं कर ही दे रहा हूं, चेक कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, क्वेश्चन उसके साथ साथ फिगर हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। यहां से लाइट गई फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी क्योंकि डेंसर टू रेयर जा रही है, सही है, क्लियर। तो फाइनल फॉर्मूला क्या है, फाइनल वैल्यू क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो क्या होगा, 40 इक्वल्स टू 60 प्लस H माइनस ये ओपन किए, तो 1.2 बाई 60/1.2 यानी 600/12 यानी 50 माइनस H/1.6, ये 60 माइनस 50 is 10 और इधर गया 40, 10 माइनस 40 माइनस 10 किया तो 30, इधर H माइनस H/1.6, तो 30 इक्वल्स टू H कॉमन ले लिए, 1 माइनस 1/1.6 H कॉमन ले लिए, तो 1.6 माइनस 1 एलसीएम लेके, तो हो गया कितना, अब ये कितना आएगा 30 इक्वल्स टू H निकालना है 0.6 इंटू 1.6,
तो h इक्वल टू हो गया 30 इंटू 16/6, 6 5 16 5 80। तो h की वैल्यू कितनी आई 80 सेंटीमीटर, यानी हमको इस लिक्विड को ऐसा 80 सेंटीमीटर तक फिल करना होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, फाइनल आंसर इज 80। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आज हम एक बार, अभी तक हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार अगर रिवाइज कर लें तो आज आधा कर सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये वैल्यू होता है n2 बाई n1 और ये होता है v1 बाई v2 और ये होता है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। वायु में यानी एयर में, इन एयर स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इन मीडियम, किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, इसलिए दोनों का सिंबल सेम रखें। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो c बाई वी इज इक्वल टू लैम्डा 0 बाई लैम्डा आता है। c बाई वी क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, तो अपवर्तनांक बराबर आया लैम्डा 0 बाई लैम्डा। यहां से भी पता चलता है कि अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला ठीक है। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक के सापेक्ष दूसरे का, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज n2 बाई n1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। इनमें से किसी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू। ठीक है, जब किसी ऊंचाई से किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हैं, जब रेयरर से डेंसर में देखते हैं तो डी अपेरेंट का फॉर्मूला डी बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। और जब हम डेंसर से रेयरर में देखते हैं तो डी अपेरेंट क्या होगा, पीछे चला जाएगा, तो उसका फॉर्मूला डी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। जब विरल से देखते हैं, यानी विरल से सघन में देखते हैं, यानी जब रेयरर से किसमें देख रहे हैं, डेंसर में, रेयरर से किसमें देख रहे हैं, डेंसर में, तो ये फॉर्मूला। और जब डेंसर से रेयरर में देखना है, जब सघन से किसमें देखें, विरल में, तब ये फॉर्मूला। अगर ऑब्जेक्ट हम लोग देखे थे, अगर ऑब्जेक्ट v स्पीड से चल रहा है तो इमेज किस स्पीड से चलेगा, तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था। ठीक है, क्लियर है? ठीक, थैंक यू। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे। ठीक, थैंक यू।